Good morning. Today is 27th of May 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले नजर डालते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है, सरकार ने बजट में की गई घोषणा के अनुसार अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को समाप्त कर दिया है। तो जो भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं इस इश्यूज पर उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। नीचे का जो आर्टिकल है, ट्रंप ने नाटो के खिलाफ में काफी कुछ कहा अपने चुनाव प्रचार के दौरान में, और यह भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बने तो नाटो को समाप्त कर देंगे, अपनी सदस्यता वापस ले लेंगे। तो अब नाटो की एक मीटिंग हुई ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की एक राजधानी है। तो ऐसा एक प्रकार से एक्सपेक्टेशंस थी कि अब ट्रंप अपने उस स्टैंड से यू टर्न लेंगे और नाटो के लिए काफी कुछ करेंगे। तो जो भी पॉइंट्स रिलेटेड हैं इस इश्यू से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। यहां पे बीच में जो आर्टिकल है, वैसे तो देखिए सरकार को क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन काफी पॉइंट्स इस आर्टिकल से मिलेंगे जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने एथिक्स के पेपर में, अपने आंसर्स में, अपने निबंध में। तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। नीचे का आर्टिकल जो है वो कंपेयर करता है मोदी, जो हमारे फिलहाल के प्रधानमंत्री हैं, उनकी आइडियोलॉजी को और पूर्व में हमारे प्रधानमंत्री नेहरू की आइडियोलॉजी को। तो कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हमारे लिए, तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आज ग्राउंड जीरो है, सैटरडे को प्रकाशित होता है। काफी फैक्चुअल डिटेल्स और पॉलिटिक्स से रिलेटेड, पर्टिकुलर इंडिविजुअल सचिव क्लास से रिलेटेड डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, तो नहीं डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से रिलेटेड आर्टिकल को। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड में है, यहां आपको बताना चाहूंगा 1990 में हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उससे पहले हमारा देश एफडीआई के लिए ओपन नहीं था, उतना ओपन नहीं था। लेकिन 1990 के बाद में तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को हासिल करना चाहते थे वर्ल्ड के दूसरे देशों से। तो उसके लिए सरकार ने एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बनाया। क्यों? क्योंकि देखिए जब बाहर से कोई कंपनी इन्वेस्ट करने आती थी हमारे देश के अंदर में, तो उसको काफ़ी जगह से लाइसेंस लेना पड़ता था, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि पूरी प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी। तो इसीलिए सरकार ने इस बोर्ड का गठन किया था जिसका नाम है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ये एक इंटरमिनिस्ट्रियल मैकेनिज्म था, मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का एक बोर्ड था, ताकि क्लियरेंस आसानी से दी जा सके बाहर से आने वाली कंपनीज अगर वो इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनको। तो अब देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, सरकार ने नॉर्म्स को और ज्यादा आसान बना दिया। तो अब ऐसी सिचुएशन है 90% जो हमारे देश में एफडीआई आती है तो उसके लिए तो कोई क्लियरेंस लेने की आवश्यकता है ही नहीं, वो ऑटोमेटिक रूल से आती है। छोटी मोटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है, वो अलग चीज है, लेकिन वैसे ये ऑटोमेटिक रूल से आती है 90% जो एफडीआई है। सिर्फ आज के समय में 10% एफडीआई आती है एफआईपीबी रूट से। अब देखिए गलत इंप्रेशन जा रहा था इससे, तो आज अब समय चेंज हो गया है। 1990 में जिस इंटेंशंस के साथ इस बोर्ड का गठन किया गया था, आज वो पर्पस रह ही नहीं गया है। अब तो बल्कि इसका एक खराब अंदेशा जाता है इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें तो। यूं कहते हैं कि बोर्ड से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। समझ गए? जिस बोर्ड का गठन जिस बोर्ड का गठन किया गया था पूरी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, आज वही एक परसेप्शन जाती है उस बोर्ड से कि एक बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ती है। तो आज तो देखिए एक खराब संकेत जा रहा था, इसलिए सरकार ने इस बोर्ड को अब खत्म ही कर दिया। सरकार ने कहा कि सिर्फ 10% एफडीआई आती है, इसलिए इसको खत्म कर दो। तो अब क्या होगा, यानी जिन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी इस बोर्ड से, अब वहां पे अनुमति कौन देगा? उसके लिए देखिए डीआईपीपी यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन है, जो कि कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आता है, जिसकी मिनिस्टर अभी ये हैं निर्मला सीतारमण। अब ये जो बोर्ड, ये डिपार्टमेंट है, ये एक प्रकार से प्रोसीजर तय करेगा डायरेक्टली। अब जो फाइल है उन पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही जाएगी, उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री में ही जाएगी। समझ गए? पहले बोर्ड अनुमति देता था किसी भी मिनिस्ट्री में 11 सेक्टर्स के लिए, लेकिन अब फाइल सीधी उस मिनिस्ट्री के पास ही जाएगी, किसी बोर्ड से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। और कैसे जाएगी फाइल, उसके प्रोसीजर्स, उसके जो पॉलिसीज के प्रोसीजर्स हैं वो तय करेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री। और पर्टिकुलर स्पेसिफिक कहेंगे तो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड पॉलिसी, ये तय करेगा प्रोसीजर्स क्या होंगे। फाइल जाएगी डायरेक्टली मिनिस्ट्री के पास में। यहां पे देखिए तो फायदा क्या होगा इस चीज का, काफी फायदे होंगे। देखिए एक तो ज़्यादा हमारा देश जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। रेड टेपिज्म यानी काफ़ी जगह से जो अनुमति लेनी पड़ती थी, जो क्लियरेंस लेनी पड़ती थी, वो नहीं लेनी पड़ेगी। तो सीधा सीधा एक प्रकार से संकेत यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा स्थान और ऊपर जाएगा और एक अट्रैक्टिव हमारा देश है अभी बिजनेस के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी। लेकिन फिर भी देखिए कुछ कंसर्न्स है जो आर्टिकल लिखता है। ये कहते हैं कि देखिए सिर्फ 10% तो एफडीआई आ रही थी, तो सिर्फ परसेप्शन ही तो चेंज हुई ना, ग्राउंड पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ परसेप्शन आप चेंज कर रहे हो। और यह कहना तो मुश्किल है कि परसेप्शन के चेंज होने भर से एफडीआई आनी स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद में ये भी कह पाना मुश्किल है कि अब सीधी फाइल मिनिस्ट्री के पास में जाएगी तो वो मिनिस्ट्रीज किस प्रकार से डिसीजन लेते हैं। ये भी तो हो सकता है कि वो मिनिस्ट्री जो है वो सही डिसीजन ले पाने में सक्षम ही ना हो और एफडीआई को डिले करें। तो एक प्रकार से मिनिस्ट्रीज पे भी डिपेंड करता है जहां पे अब सीधी फाइल जाएगी। और तीसरी बात यह है कि देखिए ब्यूरोक्रेट्स की आप बात कर लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स आज के टाइम में काफी सावधान हैं।
अब देखिए क्यों, अभी हाल फिलहाल में हमने एक केस डिस्कस किया था, याद है आपको, एचसी गुप्ता केस। एचसी गुप्ता जो आईएएस थे, कोल घोटाले में इनको अब 2 साल की सजा सुनाई है कोर्ट ने। अब एचसी गुप्ता ऐसा कहते हैं कि देखिए जो मैंने गलती करी है, मैंने कहीं से पैसे नहीं लिए, मैंने कहीं से करप्शन नहीं किया, मेरे द्वारा की गई जो गलतियां हैं वो बोनाफाइड मिस्टेक्स हैं। देखिए 2 तरह की मिस्टेक्स होती हैं, बोनाफाइड मिस्टेक्स और मालाफाइड मिस्टेक्स। बोनाफाइड मिस्टेक्स तो ये होती है इंटेंशन सही हो लेकिन गलती से वो हो गई गलती, समझ गए, गलती से गलती होना। जैसे ये होता है कि मैं आपको बताऊं, देखिए आपकी ग्रुप स्टडी आप कर रहे हो, मान लीजिए आप आपके दोस्त के साथ में ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो देखिए आपका दोस्त आपको काफी सारी ऐसी बातें बताता है, लेकिन कई बार ऐसा कर देता है कि वो गलती कर देता है, गलत इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। हालांकि आपके दोस्त की इंटेंशंस बिल्कुल सही है कि आपका भला हो, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो गलत इंफॉर्मेशन दे देता है बाय चांस ही, उसकी इंटेंशंस नहीं होती। तो इस चीज को कहेंगे बोनाफाइड मिस्टेक्स, यानी जो मेन लक्ष्य था वो तो आपका भला करना था, लेकिन उसने थोड़ी बहुत गलत इंफॉर्मेशन कर दी, इससे आपका नुकसान हो गया। एक होती है मालाफाइड मिस्टेक्स। मालाफाइड मिस्टेक्स ये होता है कि आपका दोस्त जानबूझ के आपके क्वेश्चंस गलत करवाए, जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन दे, वो है मालाफाइड मिस्टेक्स। ऐसा ही होता है ब्यूरोक्रेसी के अंदर में। अगर कोई ऑफिसर अच्छी इंटेंशन से चेंज लाने के लिए कोई डिसीजन लेता है लेकिन वो चेंज गलत डायरेक्शन में चला जाता है, तो वो होती है बोनाफाइड मिस्टेक। अब देखिए इस चीज से ना पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है। अगर जो ऑफिसर्स हैं उनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या कोर्ट्स तरह बार बार तंग करती हैं जिस प्रकार के उन्होंने डिसीजंस लिए उनके लिए, तो ऑफिसर्स क्या होते हैं वो जानबूझ के डिसीजन लेना ही छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि यार खामखा डिसीजन लेंगे, बाद में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है वो पीछे पड़ जाएंगे, और इसी से आता है पॉलिसी पैरालिसिस। याद है आपको 2010 के आसपास पॉलिसी पैरालिसिस आया था यूपीए के दौरान में। कोई भी ऑफिसर फाइल्स पर साइन करने को तैयार नहीं था, उनको डर लग रहा था किसी भी फाइल पे साइन किया तो कल को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो पीछे पड़ जाएंगी। तो यही बात है कि ब्यूरोक्रेसी को एक प्रकार से जब तक गवर्नमेंट एंटी करप्शन लॉ है अब उसमें चेंज नहीं लाएगी ताकि एक प्रकार से बोनाफाइड मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए, तब तक एक प्रकार से ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फाइलों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आगे बात आती है लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन में देखिए कंपनीज को काफ़ी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, आसानी से लैंड एक्वायर नहीं कर पाते, और लेबर लॉज भी काफ़ी जटिल हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है हमारे देश के, तो इनमें भी चेंज किए जाने की आवश्यकता है, तब जाके आएगी एफडीआई। और पिछले दिनों हमने देखा कि देखिए काफ़ी सारी जो एफडीआई लिमिट्स हैं उनको सरकार ने बढ़ा दिया, फिर भी एफडीआई नहीं आई। तो क्योंकि देखिए एक तो ये सारे रीजंस हैं वो हमने डिस्कस किए, एक इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि एफडीआई तो ओपन कर देती है सरकार, लेकिन उसके साथ में जो अटैच्ड रूल्स हैं वो अभी भी काफी कॉम्प्लेक्स हैं। देखिए उदाहरण के देखिए 2 रूल्स हम देखते हैं। अब जो वर्ल्ड की देखिए जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वैसे तो उनको छूट है कि 49% वो ओनरशिप ले सकते हैं हमारे इंडिया के किसी कंपनी के अंदर में, लेकिन देखिए इसके साथ साथ सरकार ने कंडीशन भी अटैच करके रखी है। लेकिन कंडीशन ये है कि 49 ओनरशिप तो वो ले सकती हैं, 49% जो है मालिकाना हक हासिल कर सकती हैं, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट रहेगी वो इंडियंस के पास में रहेगी, और मेन जो एक प्रकार से आप कह सकते हो मैनेजमेंट वो इंडियन कंपनीज के पास में ही रहेगी। सेम बात रिपीट हो गई यहाँ पे तो देखिए बात यूं है कि तो ये कंडीशंस आपस में अटैच हो गई, कंडीशंस अटैच हो गई। एक तरफ तो आपने कह रहे हो कि एफडीआई वो ला सकती हैं, 49% अपनी ओनरशिप ले सकती हैं, दूसरी तरफ आपने रूल्स भी लगा दिए। एक दूसरा आप एग्जांपल भी देख लीजिए। अब देखिए 100% एफडीआई फूड रिटेल में कोई भी कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है हमारे देश के अंदर में, लेकिन उसके साथ में सरकार ने एक रूल भी लगा दिया, सारे के सारी जो अलमारियां हैं अब एग्जांपल के तौर पे माने तो वो फूड आइटम से भरी होनी चाहिए। एक भी अलमारी में जहां आप ये एक प्रकार से फूड रिटेल चेन बना रहे हो तो उसमें एक भी अलमारी में नॉन फूड आइटम्स नहीं होने चाहिए। सरकार ने ऐसा रूल लाया, समझ गए, यानी सारा का सारा सामान आपका फूड से रिलेटेड होना चाहिए, थोड़ा सा भी सामान आपका नॉन फूड से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए कंपनीज के लिए काफी गलत संकेत जाता है। कंपनी सोचती है कि देखिए काफी कठिन रूल्स हैं, सरकार इन रूल्स का गलत इंटरप्रेट करके कल को हमारे साथ में अन्याय कर सकती हैं और एक प्रकार से जो हमारे इंटरेस्ट के लिए सही नहीं होगा, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट है वो आती नहीं है। तो सरकार को जो ये गलत रूल्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। और उसके बाद में कहते हैं कि देखिए ये काफ़ी जॉब्स आ सकती हैं, काफ़ी अगर ये इसमें जो फूड रिटेल में अगर एफडीआई आती तो काफ़ी जॉब्स इससे क्रिएट हो जाती, फार्म इनकम्स भी काफ़ी बढ़ती, तो सरकार को रूल्स को आसान बनाना चाहिए। अगला आर्टिकल पर चर्चा करते हैं, ये ट्रंप से रिलेटेड आर्टिकल है। देखिए ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान में काफ़ी कुछ बातें कही नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, शॉर्ट फॉर्म है नाटो। नाटो क्या है? नाटो का देखिए गठन 1949 में हुआ था। ये काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है ये एक प्रकार से यूएस और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज का एक कोलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें कोलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कैसे, मान लीजिए 28 कंट्रीज का एक समूह है, तो एक कंट्री पर अटैक होगा
तो यूं समझा जाएगा कि 28 के 28 कंट्रीज पे अटैक हुआ है, क्योंकि वो नाटो का मेंबर्स हैं सारे के सारे, तो मिलके वो उस अटैक को जवाब देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे 2001 में अमेरिका पे अटैक हुआ, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, तो नाटो के मेंबर हैं यूएस, और नाटो के काफी सारे मेंबर्स हैं जैसे फ्रांस, यूके, तो सब ने मिलके जवाब दिया उसका। यानी आप एक पे अटैक करोगे तो हम सब मिलके अटैक करेंगे आपके ऊपर में। सिंपल एग्जांपल है, जय वीरू की दोस्ती है, अगर कोई जय पे वार करेगा तो वीरू भी उस पे वार करेगा, दोनों क्योंकि पक्के दोस्त हैं। लेकिन यहां पे ये दोस्त नहीं है, यहां पे ये जुर्त के हिसाब से दोस्त हैं। आगे क्या है, अब देखिए जो इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम का, ये है नहीं बेल्जियम का नहीं, सॉरी, कहीं कहीं ध्यान वहां चला जाता है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। अब नाटो देखिए आया किस कंटेक्स्ट में था, थोड़ा सा और मैं बता देता हूं। नाटो देखिए 1949 में आया था और यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए आया था। उस समय में यूएसएसआर और यूएसए की लड़ाई चल रही थी, उसमें कोल्ड वार चल रहा था, तो यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए आया था। यूएसएसआर द्वारा भी एक वार्सो एक्ट बनाया गया था। लेकिन बाद में यही तो आज बार बार ये बात कहता है रशिया कहता है कि देखिए आप यूएसएसआर के खिलाफ में नाटो लाए थे, लेकिन आज यूएसएसआर नहीं है, उसका विक्टन हो चुका है, डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, फिर भी आप नाटो को क्यों जारी रखे हुए हो। इस बात को बार बार उठाता है रशिया। यहां पे देखिए बेल्जियम यहां पे है, ये देखिए पड़ोसी देश फ्रांस, हिटलर ने यहां से अटैक किया था जर्मनी में, पहले बेल्जियम में अटैक किया था, फिर फ्रांस में। ये मेंस के लिए पढ़ोगे तब आएगा। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, तो इशू क्या है, इशू ये है कि देखिए ट्रंप कहता है कि जो नाटो के जो मेंबर्स हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो अपना पैसा नहीं भरते, यानी सारी सुरक्षा का जिम्मेदारी जो है वो यूएस ने थोड़ी ले रखी है। जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो पैसा भरती नहीं है, सारा पैसा हमारा खर्चा होता है, सारे जो कंट्रीब्यूशन है फोर्सेस का हमारा कंट्रीब्यूशन होता है। तो ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ये बात कही थी कि आप या तो पैसा दीजिए, नहीं तो हम नाटो को खत्म कर देंगे। एक प्रकार से उन्होंने कहा कि आप अपनी जीडीपी का 2% कंट्रीब्यूशन दीजिए नाटो के अंदर में। और जर्मनी और जो दूसरे देश हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा कि देखिए नाटो का डिफेंस बजट है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो भी दूसरे तरह के इश्यूज़ हैं। इसके अलावा देखिए ट्रंप जो हैं उन्होंने पेरिस क्लाइमेट चेंज के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, वर्ल्ड ऑर्डर के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई, वर्ल्ड ट्रेड के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई उन्होंने। तो उसके बाद में इन्होंने इन दोनों एग्रीमेंट्स के विरुद्ध में आवाज़ उठाई। और वैसे उन्होंने काफ़ी कुछ पहले बोला था, कनाडा के खिलाफ में, मैक्सिको के खिलाफ में, चाइना के खिलाफ में, इन सभी चीज़ों पे इन्होंने एक प्रकार से यूटर्न ले लिया। जैसे चाइना के प्रेसिडेंट के साथ वो मिल के आए, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि अभी जो नाटो की मीटिंग हुई है बेल्जियम में, वहाँ पर भी ये नाटो के खिलाफ में यूटर्न ले लेंगे। लेकिन उन्होंने वो यूटर्न नहीं लिया और अभी भी जो बर्फ है वो जमी हुई है नाटो के पूरे इशू पर। और अभी यूरोपियन लीडर्स बस एक प्रकार से होप ही कर रहे हैं कि फ्यूचर में जाके वो जो ट्रंप है वो ट्रेडिशनल लाइन अपनाएंगे, क्योंकि जो ये सारे मेंबर्स हैं, देखिए नाटो के मेंबर्स और जो यूएस है वो सिर्फ नाटो में एक साथ हैं। अब देखिए जैसे फ्रांस है, यूके है, अब देखिए ये नाटो के साथ साथ G20 में भी एक साथ हैं, G8 में भी हैं, काफ़ी सारे एक प्रकार से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे साथ साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि नाटो को खत्म भी कर दिया तो इनके रिलेशंस खराब हो जाएंगे। इन सभी देशों पे जिम्मेदारी है एक लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की। तो ट्रंप को इस बात को समझना चाहिए और एक प्रकार से जो भी हैं अपने इस पूरी स्टेबिलिटी लाने के लिए वो कदम उठाने चाहिए, ऐसी मांग कर रहा है आर्टिकल। आगे क्या है, आगे देखिए हैप्पीमोन जैकब के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है। थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम सिर्फ ऐसे में यूज कर सकते हैं। वैसे कौन से पॉइंट्स हैं, ये कहते हैं कि देखिए आज एक प्रकार से हमारी जो पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, यानी सरकार की तरफ ये इशारा कर रहे हैं, काफ़ी एक प्रकार से एग्रेसिव सरकार है। वो एक प्रकार से किसी भी अनलॉफुल चीज़ को इस प्रकार से पेश करती है, नेशनलिस्ट इशू की तरह पेश करती है, और सरकार के पास में पॉपुलर सपोर्ट भी है, इसीलिए किसी भी एक प्रकार से गलत चीज़ को भी नेशनलिस्ट टोन में सही चीज़ की तरह पेश किया जाता है। मेनली इनका इशारा उस तरफ है, जैसे कश्मीर में जो मेजर गगोई थे उन्होंने जीप से एक प्रकार से जो स्टोन पेल्टर थे उसको बांध के आगे लेकर गए थे, जिससे काफ़ी लोगों की जानें बचाई जा सकी थी। तो इनकी टोन जो है काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी क्रिटिसिज्म वाली इनकी टोन है। तो ये कहते हैं कि देखिए आज जो है, जो पहले हमारी जो एक इमेज थी, जो हमारी सिविलाइजेशन को काफ़ी अच्छा माना जाता था, इंक्लूसिव माना जाता था, हमारी सिविलाइजेशन को लिबरल माना जाता था, लेकिन आज नॉन वायलेंस काफ़ी एक प्रकार से वायलेंस काफ़ी देखने को मिल रहा है सोसाइटी के अंदर में, काफ़ी एग्रेसिव सोसाइटी देखने को मिल रही है। सेकुलरिज्म की डिसरिस्पेक्ट की जाती है, लिबरलिज्म की वैल्यूज़ को दरकिनार किया जाता है, और एग्रेसिवनेस और हॉस्टिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलती है, ना सिर्फ सरकार में बल्कि जनता में भी। आज आप देख लीजिए, न्यूज़ चैनल्स को देख लीजिए, बस को देख लीजिए, जहाँ भी देखिए जो मेन बातें हैं वो ये है युद्ध होगा, ये होगा, मतलब एग्रेसिवनेस ज़्यादा देखने को मिलती है जनता के अंदर में। सोसाइटी को बांटा जा रहा है एक प्रकार से कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे और आइडियोलॉजीज के नाम पे, जो कि हमारी जो सिविलाइजेशन की पहले जो इमेज थी वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी।
और देखिए पहले हमारा ट्रेडिशन ऐसा था कि आर्गुमेंट को हम रिस्पेक्ट करते थे, पब्लिक डिबेट को हम रिस्पेक्ट करते थे, और हमारा देश जो था वो मल्टीकल्चरल देश था। मल्टीकल्चरल तो आज भी है, लेकिन उन वैल्यूज को आज एक प्रकार से डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। अगर आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो ह्यूमन राइट्स के बारे में आज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल अच्छा रहा है। अगर हम कश्मीर के थोड़े से इशू को छोड़ दें तो हम गर्व के साथ कह सकते थे कि हमारा ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारा ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। जब देखिए पड़ोसी मुल्कों की बात होती थी, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, तो वहाँ पे तो देखिए मिलिट्री रूलर आए और गए और फिर से आए, यानी आना जाना मिलिट्री रूलर्स का लगा रहा, ह्यूमन राइट्स का काफ़ी वायलेशंस हुआ। लेकिन पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहा गया कि साउथ एशिया में इंडिया एकमात्र एक ऐसा देश है जहां आज भी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट होती है, ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन आज उन वैल्यूज़ को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, ये कहते हैं। और जब भी देखिए ह्यूमन राइट्स की बात आती की थी तो थोड़ा बहुत अगर हमसे गलती होती भी थी तो वर्ल्ड हम पे विश्वास करता था, और हम कहते थे कि देखिए नया डेमोक्रेटिक हमारा देश है और स्टेट इन द मेकिंग है, अगर कुछ गलतियां हैं तो वो सेल्फ करेक्ट हो जाएंगी समय के अनुसार। पहले तो हमने देखिए काफ़ी सारे रिफ्यूजीज आते थे हमारे देश के अंदर में, और हमने उनको शरण भी दी। काफ़ी देशों से रिफ्यूजीज हमारे देश में आए, चाहे वो अफगानिस्तान से आए या 1971 में बांग्लादेश की जब वार हुआ था वहाँ से भी रिफ्यूजीज आए, और हमने सबको शरण दी। लेकिन आज तो देखिए ऐसी एक प्रकार से सेंटिमेंट्स प्रचलित हो चुके हैं, जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बात से सहमत नहीं होता तो वो कहता है कि हम तुम्हें पाकिस्तान भेज देंगे। तो इस प्रकार से इनटॉलरेशन पैदा हो रहा है, ऐसा आर्टिकल कह रहे हैं। तो बात यही है। तो ये कहते हैं कि देखिए ये जो सब पहले चीजें थी, इससे इंडिया की काफी रिस्पेक्ट भी हुई और काफी मान सम्मान मिला इंडिया को इन चीजों से, अपनी वैल्यूज से। अब देखिए 1971 में जब इंडिया की एक प्रकार से इंडिया ने बांग्लादेश को आजाद करवाने में काफी सहायता प्रोवाइड की थी, तो पाकिस्तान ने उस समय तरह तरह के आरोप लगाए थे इंडिया के ऊपर में कि इंडिया एग्रेसिवनेस कर रहा है, इंडिया हमारे रीजन को हड़पना चाहता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर में किसी ने भी इंडिया और पाकिस्तान की इस बात पर विश्वास नहीं किया। उनको हमेशा लगता था जो इंडिया है वो पीस लविंग कंट्री है, और 1998 में भी यही हुआ। 1998 में जब एक प्रकार से न्यूक्लियर बॉम्ब का एक्सपेरिमेंट किया हमारे देश ने, तब ज्यादातर देशों ने सैंक्शंस नहीं लगाए हमारे देश के ऊपर में, क्योंकि उन सब देशों ने इंडिया की उस बात को माना जिसमें इंडिया ने कहा कि इंडिया अपने देश की सुरक्षा के लिए इंडिया ने इस न्यूक्लियर बॉम्ब का निर्माण किया है और हम एक प्रकार से नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाएंगे। और 1999 में भी ज्यादातर देशों ने कारगिल जो वार हुआ था उसमें इंडिया का साथ दिया। तो कहने का एसेंस क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकलता है, मोरल क्या निकलता है? मोरल देखिए ये निकलता है कि इंडिया की इमेज अभी तक काफी साफ सुथरी और काफी अच्छी इमेज है, और इसलिए गवर्नमेंट को या फिर इस ऐसा कल्चर हमारे देश में नहीं आना चाहिए जिससे हमारी जो इमेज है वो धूमिल हो वर्ल्ड के आगे। ये देखिए आज तो ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं आइडियोलॉजीज को लेके, धर्म को लेके, कास्ट को लेके। तो ये वही उसी तरह की लड़ाई है, आपस में हम लड़ रहे हैं जैसे यूरोपियंस हमारे देश में आए थे, यानी जैसे ब्रिटिशर्स, फ्रांस, जो सारे डच जो हमारे देश में आए थे, बाद में उन्होंने हमारे देश को गुलाम किया था ब्रिटिशर्स ने। आज उस समय देखिए हमारे हारने का मुख्य कारण यही था कि ब्रिटिशर्स जब आए थे, जब हम सब आपस में लड़ रहे थे, और आज उसी समय वही इन्वायरमेंट आज पैदा हो रहा है और हम आपस में लड़ रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर, कास्ट को लेकर, रिलीजन को, पॉलिटिकल लाइंस को लेकर। और देखिए कहते हैं कि आज अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, यूथ जो है डेमोग्राफिक डेफिनेट को हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, सेक्स रेशियो स्क्यूड है, सोशल एंजाइटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमने देखिए हमारे देश में स्टेबिलिटी इस्टाब्लिश नहीं करी, अगर वैल्यूज इस्टाब्लिश नहीं करी, तो इन सब चीज़ों के कारण में डिजास्टर आने की एक प्रकार से बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये पूरा आर्टिकल मांग कर रहा है। आगे क्या है, आगे देखिए मोदी और नेहरू की आइडियोलॉजीज़ को कंपेयर किया गया है। देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये आर्टिकल, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारी एनालिजिंग पावर को एक प्रकार से दुरुस्त करते हैं और ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हैं, इसलिए डिस्कशन करते हैं। कई बार ऐसे जो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एक प्रकार से एक बार क्वेश्चन आया था 3-4 साल पहले, नेहरू और लॉर्ड माउंटबेटन को कंपेयर किया गया था। जी हाँ, नेहरू को और लॉर्ड माउंटबेटन को, किसी भी बुक में आंसर मिलता ही नहीं। तो कई बार ऐसे जो आर्टिकल्स हैं अगर हमने डिस्कस किए हो ना, तो हमारी एनालाइजिंग पावर अच्छी हो जाती है, हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं कि कौन कौन से इश्यूज पर हम किसी दो पर्सन्स की आइडियोलॉजी को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे ये देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये कहते हैं कि देखिए ऐसा जब अभी पिछले दिनों मोदी को काफ़ी कंपेयर किया गया इंदिरा गांधी के साथ में, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो मोदी को नेहरू के साथ में सबसे अच्छा इनका कंपैरिजन हो सकता है। दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, बिल्कुल अलग आइडियोलॉजीज हैं। अब नेहरू तो एक प्रकार से लेफ्ट अलाइंड पर्सन थे और एक प्रकार से लेफ्टिस्ट थे थोड़े बहुत। नेहरू जो थे सोशलिज्म को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रमोट किया। लेफ्टिस्ट वो होते हैं देखिए जो मार्जिनलाइज सेक्शंस की आवाज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करते हैं और एक प्रकार से माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं और सोशलिज्म को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और जो मोदी हैं वो राइट की तरफ हैं। जैसे राइट की तरफ जो लीडर्स होते हैं वो एक प्रकार से कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मेजोरिटेरियन कल्चर को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और इस प्रकार से इनकी अप्रोच है।
तो अब देखिए 1930 में नेहरू ने जब कहा था कि हम सोशलिज्म लाएंगे आज़ाद होने के बाद में, तब सी राजगोपालाचारी ने काफ़ी विरोध किया था इस बात का। नेहरू ने कहा था कि जस्टिस को लाने के लिए और इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हम सोशलिज्म की तरफ आएंगे। लेकिन जो सारे लीडर्स थे वो सोशलिज्म की बात पे सहमत नहीं थे। कहने का मतलब जो लीडर्स सोशलिज्म की बात करते हैं वो लेफ्ट अलाइंड होते हैं, क्योंकि जो ये मार्क्सिज्म और ये पूरा कंसेप्ट है वो लेफ्टिस्ट कंसेप्ट है। और सी राजगोपालाचारी देखिए उस टाइम पे बहुत प्रमुख लीडर थे। इवन गांधी ने तो 1927 के आसपास यूं कहा था कि जो सी राजगोपालाचारी हैं वो इनके सक्सेसर होंगे। लेकिन 1942 तक उन्होंने अब नेहरू को अपना सक्सेसर बताया। तो कहने का मतलब ये कि सी राजगोपालाचारी ने उस समय नेहरू का विरोध किया था, वो सोशलिज्म के विरोध में थे और लेफ्ट आइडियोलॉजी के विरोध में थे। फिर भी नेहरू ने अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट किया। अब जो प्लानिंग कमीशन आया था, नेहरू प्लानिंग कमीशन लेके आए थे 1950 के आसपास, तो उसमें ऐसा ही कहा जा रहा था, ऐसा संदेश जताया जा रहा था कि नेहरू प्लानिंग कमीशन इसलिए लाने जा रहे हैं क्योंकि बैकडोर से, क्योंकि प्लानिंग कमीशन देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ सरकार ने उन्हें बनाया था, एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। तो ऐसा संदेश जताया जा रहा था कि बैकडोर से, पीछे के रास्ते से नेहरू सोशलिज्म को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर में, इसीलिए वो प्लानिंग कमीशन लेके आ रहे हैं। अब देखिए वो बात अलग है कि आते आते 2010 के आते आते प्लानिंग कमीशन ने वो सभी डिसीजंस लेने स्टार्ट कर दिए थे जो कि एक मार्केट इकोनॉमी के लिए जरूरी होते हैं। यानी मार्केट को प्रमोट कर रहा था जो प्लानिंग कमीशन है, सोशलिज्म को प्रमोट नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल थी। मोदी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया क्योंकि एक नेहरू की आइडियोलॉजी की एक लिगेसी थी, इसीलिए मोदी ने प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया। अब देखिए उसके बाद में नेहरू थे वो काफ़ी एक प्रकार से क्रिटिसाइज करते थे राइटिस्ट आइडियोलॉजी को, और राइटिस्ट आइडियोलॉजी को एक प्रकार से कम्युनल बताते थे। कई बार आरएसएस को काफ़ी बार क्रिटिसाइज किया नेहरू ने, और एंटी नेशनल कहा, रिएक्शनरी भी कहा। तो इस बातों को लेके काफ़ी क्रिटिसाइज करते थे नेहरू जो राइट विंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आरएसएस या फिर दूसरी टाइप की चीज़ों को। और एक बार तो देखिए बाद में जाके उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा कि जो मेरी टोन है कई बार काफ़ी नेगेटिव रहती है, मेरी जो ओपिनियन शेप हुई है कई बार काफ़ी क्रिटिसाइज वाली चीज़ों को ही पढ़ के काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन पे मेरी जो एक इमेज है आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति वो शेप हुई है, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसा उन्होंने अपनी एक प्रकार से किसी आर्टिकल में लिखा नेहरू ने। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए नेहरू को बार बार ये भी आरोप लगता था नेहरू पे कई बार कि वो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पे काफ़ी सॉफ्ट हैं या सेपरेटिस्ट पे काफ़ी सॉफ्ट हैं, और मोदी इस आइडियोलॉजी के ठीक उलट हैं। और अभी देखिए जब ये आइडियोलॉजिकल बैटल जब चल रही है तो मोदी ने कभी भी नेहरू को अपनी स्पीच में स्थान नहीं दिया, चाहे वो एक प्रकार से पार्लियामेंट में दी गई उनकी पहली स्पीच हो, तब भी जब उन्होंने काफ़ी सारे लीडर्स की बात करी जिन्होंने डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया, तो मोदी ने नेहरू को अपनी स्पीच में स्थान नहीं दिया। और यही हुआ, नेहरू ने काफ़ी कुछ किया था इंडिया और अफ्रीका के रिलेशंस को लेकर, फिर भी इंडिया और अफ्रीका का जो समिट हुआ था वहाँ पे मोदी ने नेहरू की एक प्रकार से उनके योगदान को स्थान नहीं दिया। तो आर्टिकल कहता है कि देखिए ये एक आइडियोलॉजिकल बैटल्स है, ये कहाँ तक चलती है वो तो एक प्रकार से भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर कंपेयर करना है तो आप नेहरू और मोदी की आइडियोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं। ये आपस में दो पोल्स हैं, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल हैं, और काफ़ी कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है इन दोनों की आइडियोलॉजीज के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल था, काफ़ी कुछ पॉलिटिकल लगा होगा आपको इस आर्टिकल से, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं थे कुछ पॉइंट्स, लेकिन फिर भी बस एक एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हमने इस आर्टिकल को डिस्कस किया। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।